शुरू करते हैं इडियम्स। आज के अपने जो इडियम्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे? पहला है मच क्राई एंड लिटिल वूल। भेड़ आपने देखी होगी, तो भेड़ों की आदत क्या होती है? सेम ही होती है। एक तो उनकी चाल के लिए वो प्रसिद्ध है कि एक चल पड़ी तो उसके पीछे सारी की सारी एक जैसी। अब वो कहीं भी जा रही है ना तो वो ऐसे ही चलेगी। दूसरी खास बात क्या होती है उनकी? दूसरी खास बात ये होती है कि अगर मान लीजिए भेड़ को किसी ने, भेड़िए ने या कुत्ते ने उसको उसके पीछे के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको दबोच लिया और वो उसको खा रहा है, तो वो भेड़ वहां पे बैठी बैठी बस बोलती रहेगी। ऐसे नहीं बचाएगी भागेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब जब तक वो मरेगी नहीं ना, वो ऐसे ही बोलती रहेगी बैठी रहेगी। मतलब इस प्रकार का उनका जीवन थोड़ा ऐसा होता है। तो भेड़ों की ये खास बात ही माने, ये खास बात माने नहीं माने वो तो नेगेटिव बात भी मान सकते हैं चाहो तो आप। क्योंकि यार कोई भी ऐसे जानवर है जो मर भी नहीं रहा है और उसको कोई जानवर पीछे से खा रहा है, पूरा हाफ खा लिया फिर भी वो मरा नहीं, तो ये थोड़ा सा एक बहुत ही अलग सी है। कोई भी जानवर बचाने की कोशिश करता है, भेड़ नहीं करती जनरली। तो भेड़ों की खास बात क्या होती है कि उसमें आप हम क्या प्राप्त करते हैं? उनसे ऊन प्राप्त करते हैं, है ना। ऊनी जो वस्त्र बनाते हैं जनरली वो भेड़ों की ऊन से ही बनते हैं। तो अब कुछ भेड़ ऐसी होती है, भेड़ों को जैसे ही उनकी कटिंग शुरुआत करते हैं हम, तो वो बहुत ज़्यादा जनरली क्या करती हैं कि वो उछलती कूदती हैं। और जिसमें बहुत सारी वूल होती है ना, बहुत सारी वूल होती है, वो उछलती कूदती नहीं है। कहने का मतलब जो भेड़ मरियल सी है जिसमें ऊन बहुत कम है उसकी बॉडी पर, वो तो बहुत उछलेगी और बहुत चिल्लाएगी। और जिसमें बहुत ज़्यादा ऊन होती है वो हिल तो सकती नहीं, तो वो तो बेचारी आराम से रहेगी कि यार चलो कोई इसको साफ कर दो ताकि मैं भी थोड़ी जी लूँ। तो वहीं से बना हुआ है मच क्राई लिटिल वूल। तो जिसमें वूल कम होती है, यानी वो भेड़ जिसमें क्या कम मिलती है, ऊन कम मिलती है, वो ज़्यादा चिल्लाती है। क्योंकि वो उसके है नहीं ऊन, तो वो इधर उधर चलती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ज़्यादा, कई बार हम क्या करते हैं कि बातों में बहुत ज़्यादा ऐसे करते हैं, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब जब बात आती है, बारी आती है काम करने की, तो उस समय कुछ नहीं हो पाता। तो बहुत ज़्यादा बकवास करना और उसका इम्पैक्ट, या काम करने का समय आता है तब क्या इम्पैक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है। उसके लिए बोलते हैं मच क्राई लिटिल वूल। जिस प्रकार से एक भेड़ होती है जिसमें कम ऊन है वो ज़्यादा उछलती रहती है, तो जिसमें सामर्थ्य कम होता है वो ज़्यादा बकवास करता है, ऐसे कह सकते हैं। मडल हेडेड, एक्चुअली में मडल जो वर्ड है वो पागल के लिए, उन्मादी के लिए बना हुआ है। किसी का मडल हेड है, इसका मतलब अपने बोलते हैं ना किल्ली सरकी हुई है इसकी, तो या कह सकते हैं मूर्ख व्यक्ति है। मडल हेडेड मतलब मूर्ख व्यक्ति के लिए आता है। तो मडल का मतलब ही एक तरीके से मूर्खता से रिलेटेड ही है। तो मडल हेडेड क्या हो जाएगा? ऐसा व्यक्ति जिसका हेड कैसा है, दिमाग कैसा है, मडल, मूर्खता से भरा हुआ है, यानी स्टूपिडिटी से या फुलिशनेस से भरा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे? मडल हेडेड कहेंगे। क्योंकि मडल का मतलब ही होता है। ये बहुत अच्छा वर्ड है, नेसेसरी ईवल। मतलब ईवल मतलब बुराई होती है, और नेसेसरी का मतलब होता है कि आवश्यक बुराई। ये कैसे सर, आवश्यक बुराई कैसे हो सकती है? एक ईवल भी या बुराई भी कैसे आवश्यक हो सकती है? बिल्कुल, जैसे आप अगर एक चीज को लो तो शादी क्या है, व्हाट इज मैरिज, इसके लिए कहा गया है इट इज नेसेसरी ईवल। अब नेसेसरी ईवल का मतलब है आपको पता है ये सही नहीं है, आपको पता है आपकी फ्रीडम सब चीजें जाने वाली है, ठीक है ना, लेकिन जरूरी भी है। तो शादी का लड्डू वैसे ही होता है, आपको पता है खाए तो भी पछताए और ना खाए तो भी पछताए, तो बढ़िया यही रहेगा उसको खा के तो पछताए कम से कम। तो इसका मतलब वो नेसेसरी ईवल है। मैरिज क्या कंसीडर की जाती है? नेसेसरी ईवल, कि भाई पता है बुराई है, आगे चलकर तबाही मचेगी, लेकिन उसके बाद में भी उसको करना ही पड़ता है। तो मैरिज के लिए जनरली आता है कि समथिंग रॉन्ग, आपको पता होता है ये सही नहीं है, बट एसेंशियल, लेकिन जरूरी है। क्योंकि आगे अगर सभी लोग शादी नहीं करेंगे तो अपनी मानव सभ्यता कैसे आगे बढ़ेगी, वो भी बात है। तो नेसेसरी इवल का मतलब है कि आपको पता होता है पहले से। मैरिज के लिए जनरली आता है कि मैरिज इज नेसेसरी इवल, कि वो ऐसी चीज है जो आपको पहले से पता है रॉन्ग है। क्योंकि आप दुनिया में देखते हो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितने जोक्स बने हुए हैं, कितनी रियलिटी है। आपकी फ्रीडम चली जाती है, चाहे आप गर्ल हो चाहे आप बॉय हो, जो भी, दोनों की फ्रीडम चली जाती है, लेकिन करनी भी पड़ती है। तो शादी वाला लड्डू है, खाए तो पछता है, वो ना खाए तो पछता है। अच्छा ये रहेगा खाए, खाकर पछताओ, लेकिन खाओगे कहाँ बेटा, कहाँ से खाओगे? जब तक जॉब नहीं लगोगे, रिश्ता रास्ता की को नहीं आओगा, ए फिर बाबा बनया बयान तो कोई ना कोई ले जाओ। नेक एंड क्रॉप,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से नेक एंड क्रॉप, अगर इसको आपको समझना है तो समझें कि जॉकी राइडर्स जो होते हैं, जॉकी राइडर्स कौन से होते हैं, आपने देखा होगा कि घोड़ों की रेस होती है, उस पर जो ऊपर बैठा होता है व्यक्ति उसे जॉकी बोलते हैं, जो घोड़ों की रेस में रेसर होता है उसे। पुराने समय में क्या होता कि अब घोड़े है ना, घोड़े बहुत अलग टाइप के होते हैं। जब भी वो गिरते हैं ना तो गिरते इस प्रकार से हैं, जैसे ही गिरते हैं तो जो घुड़सवार होता है वो उसकी गर्दन से ऊपर चला जाता है, मतलब वो भयंकर आगे की तरफ, और घोड़ा भी अपने गर्दन के बल ही गिरता है जनरली। तो नेक का मतलब यहां गर्दन से है, और क्रॉप का मतलब ये ओल्ड वर्ड है जिसका मतलब है थ्रोट, यानी गर्दन के बल गिरना। और घोड़ा गर्दन के दौड़ते समय बहुत अचानक से, पता भी नहीं चलता है न तो जॉकी राइडर को और न ही उस घोड़े को कि वो कैसे गिरेगा, वो अचानक से गिरता है अब्रप्टली। तो कोई भी काम अगर मान लीजिए बहुत जल्दबाजी में किया जाता है, जल्दबाजी में कोई काम हो जाता है, जानबूझकर भी कह सकते हो, पूर्ण रूप से, मतलब पूर्ण रूप से अचानक कोई काम हो जाता है। अब पूर्ण रूप से अचानक का मतलब है जनरली क्या होता है, बहुत भयंकर इंजर्ड होता है जॉकी राइडर और घोड़ा भी, जब इस प्रकार से घोड़ा गिर जाता है। तो नेक एंड क्रॉप वहां से बना है कि जॉकी राइडर्स जैसे ही घोड़े की दौड़ होती है और घोड़ा अचानक से गिरता है, गर्दन के बल गिरता है, तो गर्दन देखो कितना एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, और उसका मतलब है पूर्ण रूप से गिरना, और अचानक से गिरता है ऐसे भी नहीं है। तो नेक एंड क्रॉप वहां से लिया गया है, घोड़ों की रेस से। जो घोड़े जनरली गिर जाते हैं वो पूर्ण रूप से गिर जाते हैं, और ये घटना कैसे होती है, अचानक। तो कोई भी कार्य ऐसा होता है जो पूर्ण रूप से है और अचानक होता है, अब्रप्ट का मतलब अचानक, बिना किसी पहले अंदाजा थोड़ी होता है ऐसा होगा, अचानक से होने वाले कार्य के लिए नेक एंड क्रॉप आता है। क्रॉप का मतलब ओल्डर इंग्लिश में थ्रोट हुआ करता था, यानी कि गर्दन और थ्रोट, यहां से गिरना। 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी अपने बोलते हैं ना, फिर अंधेरी रात है। तो 9 डेज वंडर, ये जीवन क्या है, 9 दिन का एक वंडर है, मतलब बहुत कम समय, 4 दिन की चांदनी अपने बोलते हैं ना, फिर अंधेरी रात है। तो लाइफ क्या होता है कि लाइफ में जो पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं ना वो बहुत कम होते हैं, और जो काली रात है ना वो बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होती है। तो 9 डेज वंडर का मतलब ये हो गया कि अ शॉर्ट लिव सेंसेशन, जो खुशी होती है वो बहुत शॉर्ट समय की होती है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। अब अंधेरी 4 दिन की चांदनी, अब इसका मतलब हो गया कि किसी भी महीने में जो चांदनी रात है 4 दिन की है, बाकी टाइम क्या है, अंधेरी रात है। इसका मतलब ये हो गया कि ज्यादा समय किसमें गुजरता है, पॉजिटिव चीजें, हैप्पीनेस बहुत लिमिटेड समय की होती है, जबकि अंधेरी रात सिंबल है किसका, बहुत लंबी कठिनाइयों से भरे दर्दनाक रास्ते का जिसमें हम सब गुजर रहे हैं। अब आपको भी लग रहा है हम तो पढ़ रहे हैं सर, हमारे लिए 4 दिन की चांदनी कब आएगी, हमारी जॉब कब मिलेगी, हम कब फील करेंगे वो सेंसेशन जॉब लगने वाला, वो खुशी कब मिलेगी। बेटा एक बात बता देता हूँ, खुशी मिल जाएगी आपको जल्दी, लेकिन ये जो पढ़ रहे हो आप, इसमें जो आनंद ले रहे हो ना, वो जीवन का वापस लौट के नहीं आएगा। जॉब लगने के बाद में फिर भाई उठा पटक है, सारा स्कूल जानो आनो, टाबरा ने संभाल लो, स्कूल ले जानो, फीस भरनी बे, सारा काम। लेकिन अभी जो पढ़ रहे हो उस पढ़ाई में जो आनंद है, ये जो जर्नी है बहुत बढ़िया है। वो भी 9 डेज वंडर है, मतलब थोड़े समय का लेकिन शानदार जो सेंसेशन वाली फीलिंग होती है उसे बोलते हैं 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये बैंकिंग में, नो लव लॉस्ट। अब नो लव लॉस्ट बिटवीन, अब इसको अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो इसका मतलब होता है कि उनके बीच में लव है वो लॉस्ट नहीं हुआ, इसका मतलब अभी भी वो क्या है, एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनके बीच में लव लॉस्ट नहीं हुआ इसलिए वो पसंद करते हैं, जबकि इसका जस्ट उल्टा होता है, इसे याद कर लेना। लव, नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब है कि किसी को कोई आंखें देखा नहीं सुहाता, पसंद नहीं करता, उसको देखना भी, तो उसे बोलते हैं नो लव लॉस्ट बिटवीन, यानी डू नॉट लाइक ईच अदर, एक दूसरे को वो पसंद नहीं करते, जस्ट उल्टा होता है। और इसीलिए बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं इसको बहुत इंपॉर्टेंस की श्रेणी, इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं इसको, क्यों, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ज्यादा है। इसकी हिंदी अनुवाद करोगे, लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब हो गया बीच में प्रेम खत्म हो जाना, नो लव लॉस्ट मतलब उनके बीच का प्रेम खत्म नहीं हुआ, इसका मतलब वो पसंद करते हैं, जबकि इसका उल्टा होता है कि वो एक दूसरे को ना पसंद करते हैं। इसलिए ये कई बार ऐसे भी आता है लव लॉस्ट बिटवीन,
अब इसका मतलब लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब है एक दूसरे को पसंद नहीं करते, मीनिंग क्या हो जाएगा इसका उल्टा, यानी कि वो पसंद करते हैं। तो नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब है एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो नो का मतलब नेगेटिव से ऐसे याद कर लो कि नो आया इसमें तो इसका भी मीनिंग भी नेगेटिव निकलेगा, क्योंकि ये कंफ्यूज करता है, मुझे भी करता है तो आपको तो करेगा ही, क्योंकि ये अलग मीनिंग देता है। जनरली सबके मीनिंग आज तक पढ़े उसमें कुछ ना कुछ निकल रहा था, इसमें निकलता नहीं है, तो याद करना। मैंने तो ऐसे ही किया था, नो से शुरू हुआ है, नो लव लॉस्ट तो डू नॉट हो जाएगा, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, नेगेटिव मीनिंग निकलेगा बस ऐसे। नॉट बैट एन आईलिड, नॉट बैट, बैट जो होती है वो आईलिड अपनी ऐसे ऐसे नहीं करती, हालांकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं याद करवाने के लिए। यानी कि नॉट बैट एन आईलिड, आईलिड का मतलब यहां पे कि आईलिड ये होती है अपनी आंखें, आंखें झपकाने से मतलब है। अब आप आंखें झपकाते नहीं हो, तो एक तो मान लीजिए आप आंखें नहीं झपका रहे हो ऐसे, और आईलिड पर कोई फर्क नहीं है, मतलब इस तरह से कह सकते हो कि आईलिड पे कोई फर्क नहीं है, ना तो आप झपका रहे हो ना आप खुली रख रहे हो, आप अपने नॉर्मल वे में ऐसे जैसे आपकी आंखें झपकती है वैसे ही चल रही है। आपकी नॉर्मल आंखें कब झपकती है इस तरह से, जब आप नॉर्मल बिहेवियर में हो। अब इसका मतलब हुआ नॉट बैट एन आईलिड का मतलब है कि आप अपने नॉर्मल बिहेवियर में हो, इसका मतलब है आप किसी प्रकार का इमोशन नहीं दिखा रहे, न गुस्सा न सरप्राइज। नॉट बैट एन आईलिड का मतलब नॉर्मल बिहेवियर, आपकी आंखें जैसे नॉर्मली झपकती है वैसे ही झपक रही है। तो नॉट बैट एन आईलिड का मतलब है किसी प्रकार का इमोशन नहीं दिखाना जिसमें शॉक हो, वरी हो, सरप्राइज। वरना तो ऐसे मान लीजिए आंखें अगर आईलिड अगर शो करते हो जैसे अरे सही में, अरे यार बुरा हुआ, मतलब आंखों के झपकाने का अंदाज चेंज होने का मतलब है आप किसी न किसी इमोशन को शो कर रहे हो। वो गुस्सा हो सकता है, वो सरप्राइज हो सकता है, वो शॉक हो सकता है, वो वरी हो, चिंता हो सकती है। तो आप किसी को शो नहीं कर रहे हो, मतलब आप नेचुरल वे में हो, इसका मतलब आप किसी प्रकार की कोई इमोशन शो नहीं कर रहे हो। बैट एंड आईलिड का मतलब हो गया अचानक से आंखें ऐसे करने का मतलब क्या हो गया कि आप कोई ना कोई इमोशन शो कर रहे हो। नॉट बैट एंड आईलिड का मतलब है कोई भी इमोशन शो नहीं करना। आगे मूव करते हैं। नॉट टू बी वंस कप ऑफ टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कप ऑफ टी का मतलब है कि किसी चीज में कोई व्यक्ति है वो कुशल है, प्रवीण है, उसके लिए आता है कप ऑफ टी। इट इज माई कप ऑफ टी, ये मेरी कप ऑफ टी है। तो कप ऑफ टी का मतलब है किसी भी चीज में कोई व्यक्ति है वो कुशल है, या किसी भी चीज में कोई व्यक्ति है वो इंटरेस्टेड है, उसके लिए आता है कप ऑफ टी। और उल्टा हो जाएगा, ये मेरी कप ऑफ टी नहीं है, इसका मतलब मैं इस काम को कर नहीं सकता, मुझे ये पसंद नहीं है, ये भी कह सकते हो, या इसको मैं करने में असक्षम हूं, मेरे बस की बात नहीं है। इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। कप ऑफ टी का मतलब यहां से कप चाय बनाने से नहीं है, यहां पे कप ऑफ टी का मतलब है मैं इस काम को नहीं कर सकता, ये मेरे बस का सौदा नहीं है। नॉट वॉट समबडी इज लाइक और इंटरेस्टेड इन, किसी चीज में इंटरेस्टेड ना होने के लिए ये आता है। नल एंड वॉइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नल का मतलब है कि कोई भी चीज अभी जैसे मान लीजिए कोई कानून है या कोई ऐसी पुरानी कह सकते हैं डीड्स हैं जो अभी लागू नहीं हो रही है, उनका कोई ग्राउंड नहीं है, उनको एकदम से क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है, उनका कोई लीगल फोर्स नहीं है, वो अब वैलिड नहीं है, उस सेंस में आता है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब है कि कोई भी आधार नहीं होना, किसी भी चीज का आधार नहीं होता है तो वो क्या हो जाती है, इनवैलिड हो जाती है, या जो वैलिड नहीं होती। अवैध के लिए कोई चीज आज के समय में प्रचलन में नहीं है, वो अवैध हो गई है, जैसे धारा 370 है वो नल एंड वॉइड हो गई। इसका मतलब है उसका कोई लीगल फोर्स नहीं था, इसलिए वो क्या हो गई, आज के समय इनवैलिड हो गई, उसको हटा दिया गया। तो नल एंड वॉइड धारा 370 से आप याद कर सकते हो। उसके बाद में है ऑफ हैंड। ऑफ हैंड का मतलब है विदाउट प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन। एक्सटम्परी जिसे बोलते हैं, एक्सटम्परी का मतलब होता है आशु भाषण, बिना किसी पूर्व तैयारी के आप अचानक जाकर कुछ जो आपको पॉइंट दिया जाता है उस पर आप कहते हो, उसे बोलते हैं आशु भाषण या एक्सटम्परी। और ऑफ हैंड इज इक्वल टू एक्सटेम्परी ही होता है, जिसे एक्सटेम्परी ही होता है, यानी कि बिना किसी प्रीवियस तैयारी के, पुरानी तैयारी के अचानक से आपको कुछ कहना पड़ता है, उसे बोलते हैं ऑफ हैंड। आगे का जो ईडियम है वो है ऑयली टंग। अब ऑयल का मतलब क्या होता है,
ऑयल ऐसा लुब्रिकेंट होता है जो बहुत ही चिकना कह सकते हैं, बहुत जल्दी ऐसे किसी भी चीज को एकदम लुब्रिकेंट कर देता है, उसको मुलायम कर देता है, या उसमें किसी प्रकार की वो नहीं रहती, वो क्या कहेंगे उसे, समझ में नहीं आ रहा वो वर्ड हिंदी में क्या होता है, लेकिन ये लुब्रिकेंट होता है जो किसी भी चीज को चिकना कर देता है, जिसे आसानी से क्या हो जाता है कि वो कोई भी चीज किसी में जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे कोई कह सकते हैं गेट है वो आवाज कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा ऐसे कर्कश ध्वनि निकल रही है, तो जनरली हम लुब्रिकेंट के रूप में ऑयल यूज कर लेते हैं या ग्रीस यूज कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि वो आसानी से खुला या बंद हो सकता है। तो अब किसी व्यक्ति की टंग ऑयली है, इसका मतलब क्या हुआ, तो वो ऑयली टंग होने का मतलब ये हो गया कि वो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के लिए जनरली क्या करता है, फ्लेटरी करता है, वो शब्द इस्तेमाल करता है जिससे उस व्यक्ति को वो प्रसन्न कर सके, है ना। जैसे मान लीजिए अभी आप जॉब लगोगी, जॉब लगने के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एसडीएम या बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पे जाके जी हजूरी भाई साहब वो थोड़ा सा ऑयली टंग, और भाई साहब आप तो सर आप तो बहुत ऊपर हो, वो तो कुछ भी नहीं है, आपके आगे तो कोई भी कुछ नहीं, प्राइम मिनिस्टर भी कुछ नहीं है, इस तरह का जो मतलब उनकी टंग बहुत ऑयली होती है, ऐसे चिकनाइट बहुत भरी हुई होती है। कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति जो दूसरों के लिए फ्लैटरी करे, चापलूसी करे, और चापलूसी कैसे, शब्दों की चापलूसी, शब्दों से भरी चापलूसी होती है ना, उसे बोलते हैं ऑयली टंग। फिर से देखो, जो भेड़ होती है जनरली कैसे होती है, दो प्रकार की भेड़ होती है, एक तो जिसमें ऊन ज्यादा हो और एक ऊन कम। ऊन ज्यादा होगी तो वो हिल डुल नहीं पाएगी, कम होगी वो ज्यादा उछलेगी। तो कहने का मतलब है जिसमें दम नहीं होता है वो बकवास ज्यादा करते हैं, और दम होता है वो दिखाते हैं काम करके। तो मच क्राई लिटिल वुल का मतलब है वो व्यक्ति जो बोलते ज्यादा हैं और काम बहुत कम करते हैं। आपको ये नहीं करना, बहुत अच्छे से पढ़ना है, जॉब लगना है। मडल हेडेड, मडल का मतलब होता है पागल से ही है, उन्मादी से ही है, और किसी का हेड उन्माद से भरा हुआ है तो वो एक तरीके से स्टूपिड ही होता है, फुलिश जो व्यक्ति होता है उसके लिए। नेसेसरी इविल, जो कि जरूरी भी है, मतलब जरूरी है, गलत है फिर भी जरूरी है। तो मैरिज के लिए जनरली आता है कि मैरिज क्या होता है, नेसेसरी इविल होता है, मतलब काम भी नहीं चलेगा उसके बिना, और पता है कि आगे चल के क्या होने वाला है। 9 नेक एंड ड्रॉप, मैंने बताया कि घोड़ा जब गिरता है जो कि राइडर के साथ में अब्रप्ट गिरता है और पूर्ण रूप से गिरता है, मतलब ऐसे नहीं है फिर वापस वो खड़े होने वाला नहीं है। जैसे कई बार क्या ड्राइव करते हुए कोई व्यक्ति होता है तो ड्राइव गाड़ी है वो रुक जाती है, या बीच में कुछ भी होता है, या मान लीजिए दौड़ में कोई व्यक्ति दौड़ रहा होता है तो बीच में चोट लग गई तो फिर भी वो दौड़ सकता है। लेकिन जॉकी राइडर अगर गिर गया तो घोड़ा इस तरह से गिरता है कि वापस नहीं उठेगा वो उस समय, तो वो तो एकदम से बाहर है कंप्लीटली। और कैसे, ज्यादातर अब्रप्टली। 9 डेज वंडर, दुनिया 9 दिन 9 डेज वंडर है, मतलब 4 दिन की चांदनी है, मतलब बहुत कम समय का सेंसेशन, बहुत कम समय हमें खुशी मिलती है, और बाकी दिन तो आपको पता है फिर अंधेरी रात ही होती है। नो लव लॉस्ट बिटवीन का मतलब हो गया, इसको याद करना है, एक दूसरे को पसंद ना करना। नो का मतलब यहां अलग है। नॉट बैट एन आईलिड, मतलब किसी प्रकार का इमोशन शो नहीं करना, आंखों का किसी प्रकार से झपकाने का जो वे है वो चेंज नहीं करना, इसका मतलब कोई इमोशन शो नहीं करना, चाहे वो गुस्सा हो किसी भी प्रकार का। नॉट टू बी वन माई कप ऑफ टी, कहने का मतलब मेरे कप ऑफ टी में नहीं है, मतलब मैं इसको बढ़िया से नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं। जब आप किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं होते हो तब आप बोलते हो इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। नल एंड वॉइड का मतलब हो गया इनवैलिड, कोई भी ऐसी चीज जो अब अवैध घोषित की गई है उसे नल एंड वॉइड कहा जाता है, जैसे धारा 370। ऑफ हैंड का मतलब है कि अचानक से कोई बिना प्रिपरेशन किए हुए कोई अचानक से कोई कह दे कि ये तुम्हें करना है, वो काम करना क्या कहलाता है, ऑफ हैंड कहलाता है। ऑयली टंग का मतलब है चिकनाहट भरी हुई टंग, जीभ में चिकनाहट लगाने का मतलब यही हो गया कि भाई उसके शब्द हैं वो चिकने हैं, चिकने मतलब फ्लेटरी हैं। ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड, ये बहुत बढ़िया है, इसको मारवाड़ी में इसको याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, बांदरो की तो बुढ़ो हो जाओ गिलगेट्टी खानी कौन बोला है, समझ गए क्या, कि कहने का मतलब कोई व्यक्ति चाहे कैसा भी हो, वो मान लीजिए उसका जो व्यक्तित्व है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है ना। तो वही है कि पुरानी जो चीजें, पुरानी जो हैबिट होती है, जो आपने कार्य किए हैं
वो आप भूल नहीं सकते। ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड का मतलब है पुराने जो आपकी आदतें हैं वो अब नहीं बदली जा सकती, उसको चेंज नहीं किया जा सकता, या पुराने जो कार्य जो आपने किए हैं उसको बदला नहीं जा सकता, उनको भूलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो पुरानी ओल्ड फ्लेम्स डाई हार्ड, पुरानी यादें क्या होती है, भूलनी बड़ी ही मुश्किल होती है। वैसे ही दूसरा मैंने तरीका, मांद्रो की तो बुढ़ो जो गिलगेटी खानी कौन बोला, मतलब वो अपना नेचर नहीं बदलता। ऑन गुड टर्म्स, गुड टर्म्स का मतलब है कि किसी, मैंने ये काम है अपने गुड टर्म के लिए किया है, मतलब अपना जो फ्रेंडली बिहेवियर है उसको मैनेज करने के लिए किया है। तो गुड टर्म का मतलब है फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना। ऑन वंस लास्ट लेग्स, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखो कोई भी चीज है, जैसे हम लेते हैं स्कल्पचर से लेते हैं, तो कोई भी मूर्ति है तो मूर्ति का अगर मान लीजिए ये वाला हिस्सा चला गया फिर भी वो खड़ी रहेगी, ये वाला हिस्सा चला गया तो भी रहेगी, इतना चला गया तो भी रहेगी, लेकिन उसके पैर का एक हिस्सा भी चला गया, लास्ट लेग पे वो खड़ी है, तो इसका मतलब वो कभी भी क्या हो सकती है, गिर सकती है। तो किसी भी चीज की मतलब आदमी व्यक्तित्व वही होता है कि जैसे मान लीजिए अगर ऊपर वाला पार्ट वो चला जा रहा है लेकिन पैर अगर एक भी काम नहीं कर रहा है तो वो लास्ट वर्ज माना जाता है। तो मूर्ति से जनरली ये लिया गया है कि मूर्तियों में ऊपर वाला पार्ट कितना भी चले जाओ लेकिन पैर एक चला गया ना तो दूसरे पैर फिर वो क्या होगा, जल्दी से जल्दी गिर जाएगा क्योंकि बैलेंस नहीं बनेगा। तो ऑन द लास्ट लेग्स का मतलब है कि बैलेंस नहीं बनने से रिलेटेड हो गया वहां पे, तो वो क्या होता है, क्लोज टू कोलैप्स, गिरने के एकदम क्या होता है, नजदीक। तो लास्ट लेग पे कोई एक लेग पे कितने टाइम तक खड़ा रह सकता है, और मूर्ति जो जो बैलेंस बनी हुई थी दोनों पैरों पे, एक चला गया या मान लीजिए किसी प्रकार से डैमेज हो गया तो वो कभी भी गिर सकती है। तो ऑन द लास्ट लेग्स का मतलब है कभी भी गिरना, यानी खत्म होने के या नष्ट होने के एकदम कगार पे होना। ऑन द टेंटर हुक्स, टेंटर हुक्स क्या होते हैं यहां से समझो। पुराने समय में क्या होता था कि जैसे कोई सूती वस्त्र होता था उसको धोकर और फिर इस तरह से एक लकड़ी का बना हुआ होता था, उसमें हुक्स लगे हुए होते थे ऊपर और नीचे। अब उस पर्दे को या उस कपड़े को क्या करते, बढ़िया तरीके से स्ट्रेच वगैरह देके उसको अच्छे से इन टेंटर हुक्स पे सुखाया जाता ताकि वो एकदम से फ्लैट हो जाए, सही हो जाए, ठीक है ना, उनके बीच में कोई किसी प्रकार की सिलवट वगैरह सिलावटें वगैरह नहीं पड़े। तो इस हिसाब से उसको क्या करते, टेंटर हुक्स पे रखा जाता। फिर थोड़ा काम जल्दी करने के लिए पुराने समय में एक काम और किया जाता था कि स्टीम दी जाती थी। क्या दी जाती थी, इस कपड़े पे स्टीम दी जाती थी, भाप। अब जो भाप होती है ना वो क्या करती है, देखो आप मान लीजिए यहाँ पे इस कमरे में मान लीजिए मैं हूं और भाप चलाऊंगा तो एक भाप वाला काम होगा, उससे नुकसान क्या होगा, मेरा दम घुटने लगेगा, मुझे इससे परेशानी होगी, एंग्जाइटी फील होगी। तो टेंटर हुक से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो टेंटर हुक्स पे जो कपड़ा है जिसको आप सुखा रहे हो या उसको भाप देके उसको जो भी कर रहे हो उसका कार्य, वो उनकी प्रोसेस होती है, तो उससे क्या होता है कि आपको एंग्जाइटी फील होने लगती है उस भाप से, उससे आपको फील होने लग जाती है, इसे परेशानी होने लग जाती है क्योंकि आपको पता है कि दम घुटने लग जाता है। तो ऑन द टेंटर हुक्स वहां से आया है। ऑन द टेंटर हुक का मतलब हो गया उस प्रोसेस के कारण क्या होती है, इन द स्टेट ऑफ सस्पेंस एंड एंग्जाइटी, यानी कि अचानक से किसी में ऐसे सस्पेंस हो जाना, ये एक अलग मीनिंग दे रहा है हालांकि, लेकिन एंग्जाइटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे परेशान होना, क्योंकि दम घुटना एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एंग्जाइटी तो आती है। तो कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए सस्पेंस और एंग्जाइटी में, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, ऑन द टेंटर हुक्स। मैं तो इसको दूसरे तरीके से लेता हूं, कैसे, मैंने इसको कैसे याद किया था कि जान मान लीजिए कोई हुक लगा हुआ है, टेंटर हुक। टेंटर हुक होता है कैसा है, ऐसे होता है जिसमें कपड़े वगैरह टांगते हैं ना वो। अब जनरली कपड़ों वालों में तो क्या होता है वो तीखा नहीं होता, तो टेंटर हुक क्या होता है, जनरली तीखा होता है। अब कोई भी मछली है, मछली पकड़ते हो तो वो कांटा है वो टेंटर हुक जैसा ही होता है, और वो मछली क्या करती है, वो उस कीड़े को खाने के लिए, क्योंकि कीड़ा डालते हैं हम उस मछली को पकड़ने के लिए, कीड़ा खाती है ना, तो जैसे ही वो कीड़ा खाती है तो वो टेंटर हुक उसके यहाँ ऊपर तक चला जाता है। अब वो जितनी छटपटाती है ना उतनी ज्यादा वो मछली और उसमें घुसती चली जाती है। तो ऑन द टेंटर हुक्स, यानी टेंटर हुक्स में फंस गई, अब वो ऐसी स्थिति में है, वो सस्पेंस में है, ना तो वो बाहर निकल सकती है और न ही मतलब वो कांटा उससे बाहर निकल सकता है, कोई स्थिति नहीं होती। तो वो ऐसी परिस्थिति में जहां पे सस्पेंस है, एंग्जाइटी है, परेशानी है, तो उस हिसाब से मैंने याद किया
कि टेंटरऑक्स, कहानी भी बता दी और याद करने का तरीका भी बता दिया। ऑन द वर्ज ऑफ, वर्ज का मतलब होता है कगार या किनारा। कोई भी जैसे बोलते हैं कि वो तो अपनी मृत्यु के कगार पे है, तो ऐसे बोलते हैं ऑन द वर्ज ऑफ, मतलब बहुत ही नजदीक होना, कगार पे होना या किनारे पे होना। तो ये तो मीनिंग इसी से ही क्लियर हो रहा है, कगार होता है, वर्ज का मतलब कगार या किनारा होता है। तो बहुत ही वेरी नियर टू द मोमेंट व्हेन समथिंग हैपन, कि कोई भी ऐसा पल होना जिसमें घटना जल्दी ही होने वाली हो। वंस एंड फॉर ऑल, एकदम, एक बार लेकिन लास्ट बार। इसका मतलब है बस एकदम से इस बात को यहीं पे हम फिनिश करने जा रहे हैं। वंस फॉर ऑल का मतलब इसके बाद कोई बात नहीं होगी, ये फाइनल होगी। एकदम से फाइनल होने के लिए बोलते हैं हम वंस एंड फॉर ऑल, बस अंतिम बार ये हो रहा है, उसके बाद ऐसा नहीं होगा, विद फिनैलिटी। वंस बीटन ट्वाइस साइज, ये भी बहुत अच्छा है। एक बार अगर किसी ने काट लिया तो दूसरी बार वो बचता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि दूध का जला छाछ भी क्या करता है, फूंक मार के पीता है। अब क्या होता है कि कोई व्यक्ति मान लीजिए जिसको पता नहीं है कि ये, क्योंकि दूध और छाछ दोनों ही क्या होती हैं, व्हाइट कलर की होती है, तो वो छाछ को दूध को छाछ समझ के पी लेता है कोई व्यक्ति, क्योंकि वो सोचता है कि हाँ भाई छाछ ही होगी रखी हुई, और वो गर्म था, वो जल्दी से पीता है, क्योंकि छाछ पीने का अंदाज अपना ये रहता है, और दूध जब गर्म होता है तो इस तरह से पीते। तो दूध का जला, तो उसने दूध छाछ को दूध समझ के पिया तो जल गया। तो अगली बार छाछ भी रखी हुई होगी ना, तो भी वो देखेगा कि यार ये फूंक मार के देखते हैं कि उसमें से भाप निकल रही नहीं निकल रही। वही है यहाँ पे कि कोई व्यक्ति वेरी केयरफुल अबाउट डूइंग समथिंग अगेन, किसी व्यक्ति के साथ में एक बार धोखा हुआ हो जाता है तो दूसरी बार वो धोखे से बचने की पूरी कोशिश करता है। करना भी चाहिए। आपके पास जीवन कम पड़ जाएगा अगर अपनी गलतियां कर करके सीखोगे, दूसरों की गलतियों से सीखना शुरू कर दो। वंस इन अ ब्लू मून, अपने बोलते हैं ना 14वीं का चांद होना, यानी कहने का मतलब है कि एक बार, अब देखो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब ये हो गया कि पूरा चांद एक महीने में कितनी बार आता है, बहुत कम आता है, बहुत कम आता है ना। तो कोई व्यक्ति किसी काम या कोई व्यक्ति बहुत कम मिलता है, उसके लिए आता है वंस इन अ ब्लू मून, यानी कि 14वीं का चांद होना, यानी बहुत कम मिलना, बहुत ही ज्यादा कम के सेंस में आता है। ये तो ओपन क्वेश्चन है। ओपन क्वेश्चन है जिसका मतलब है कि क्लोज क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनके लिमिटेड आंसर होता है, मतलब यही, जैसे कोई प्रश्न है जिसका एक ही आंसर निकलेगा उसे बोलते हैं क्लोज क्वेश्चन, और ओपन क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनके एक से अधिक आंसर होते हैं, अलग अलग वे में लोग दे सकते हैं, उसे बोलते हैं ओपन क्वेश्चन। तो ओपन क्वेश्चन ये एक्चुअली में ये तीनों ही नीचे वाली फ्रेजेज हैं, ईडियम्स नहीं है। ओपन क्वेश्चन का मतलब हो गया ए क्वेश्चन विच मे हैव मोर देन वन आंसर, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके एक से अधिक आंसर हो सकते हैं। जैसे एक प्रश्न है कि सूरज कौन सी दिशा में उदय होता है, आप बोलोगे ईस्ट, छिपता वेस्ट। ये ओपन एंडेड नहीं है, ये क्लोज एंडेड। इसका मतलब है ये क्वेश्चन, इनके आंसर एक ही है। एक, आपको प्रश्न पूछा गया कि आप आतंकवाद पर बात बताओ कुछ भी, या अपने विचारों को बताओ, ये ओपन टाइप के क्वेश्चन, मतलब इसके बहुत सारे, आप वो सोच रहे हैं उनसे ज्यादा आपके आंसर हो सकते हैं। तो ओपन क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनके एक से अधिक आंसर होते हैं, कितने भी आंसर होते हैं। और क्लोज क्वेश्चन वो होते हैं जिनका एक ही आंसर निकलता है। आउट एंड आउट, आउट एंड आउट का मतलब हो गया कोई व्यक्ति आउट हो गया, फिर और ज्यादा आउट, मतलब इसका मतलब कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। और आउट ऑफ हैंड का है ये तो तुम्हारे हाथ से निकल गया, कोई चीज हाथ से निकल जाना, कि वो बच्चा तो वो तुम्हारे वाला लड़का तो तुम्हारे हाथ से निकल गया। आउट ऑफ हैंड का मतलब वो अब तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया वो। ओल्ड फ्लेम डाई हार्ड, मैंने क्या बताया था, बांदरो की तो बुढ़ो जो गिलगेट्टी खानी कौन भूला है, मतलब पुराने जो आपने काम किए हैं वो उनको भूलना मुश्किल होता है। ऑन द गुड टर्म्स का मतलब है आपके किसी के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं वो। ऑन द लास्ट लेग्स का मतलब है, लास्ट लेग किसका सिंबल है भाई, एक लेग चला गया दूसरा लेग बचा है तो वो कभी भी गिर सकता है, मतलब क्लोज टू कोलैप्स होना, यानी कि बर्बादी के एकदम नजदीक।
ऑन द टेंटर हुक, मछली टेंटर हुक में फंस गई, उसको पता नहीं क्या करूं, ज्यादा हिलेगी और ज्यादा फंसती है, तो वो ऐसी सिचुएशन में होती है कि वो ज्यादा हिलेगी तो और फंसेगी, नहीं हिलेगी तो बाहर कैसे निकलेगी, और डर भी लगता है, एंग्जाइटी भी होती है, ऐसी परिस्थिति को बोलते हैं ऑन द टेंटर हुक्स। ऑन द वर्ज ऑफ, वर्ज का मतलब होता है किनारा, कोई भी चीज है किसी के किनारे पे है तो उसे बोलते हैं ऑन द वर्ज ऑफ। वंस एंड फॉर ऑल, बस इस चीज को आप तो इनको सल्टाओ, बस आप कर गई छोड़ छा, मतलब विद फाइनलिटी, एकदम अंततः जो कार्य आप करते हो कि बस होना ही है इसका ये तो। वंस बीटन ट्वाइस शाई, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है, कहने का मतलब अगर आपने एक बार आपके साथ धोखा हुआ है तो दूसरी बार आप केयरफुल रहते हो। वंस इन अ ब्लू मून यानी बहुत ही कम आना, रेयर के लिए आता है 14वीं का चांद होना। ओपन क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जिसके एक से अधिक आंसर हो। आउट ऑफ वन, आउट का मतलब होता है कंप्लीटली, और आउट ऑफ हैंड का मतलब है ये तो हाथ से निकल गया, इसका मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया।